अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाज़िया कमल और स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारा साथ देंगे शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी वनडे सीरीज के हवाले से और ख़ास तौर पे विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली, और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम कैसा रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे बालाई इलाकों में जारी बर्फबारी की सूरत हाल की। इस वक्त रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुत्तहदा अरब अमारात का पाकिस्तान को $1 अरब देने का ऐलान। $2 अरब के मौजूदा कर्ज की मुद्दत बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अबू धाबी का दौरा। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। करीबी रवाबित और मुसलसल कोशिशों से मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने के आज़म का अयादा। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तानी कम्युनिटी की गिरां कदर खिदमात की तारीफ। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तिजारत और सरमायाकारी के मौक़ों को ठोस शराकतदारी में तब्दील करने और निजी शोबे में रवाबित को मजबूत बनाने पर जोर। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूएई के सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, हवाबाज़ी, मुतबादिल तवानाई और दीगर शोबों में मौक़े पर ब्रीफिंग। सरमायाकार हुकूमत की जानिब से दी गई मिराद से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर अमल दरामद। सऊदी डेवलपमेंट फंड तेल मसनूआत की मद में $1 अरब की माली एआनत देगा। वाहिदा तय पा गया। सरबराह सऊदी तरक्याती फंड सुल्तान अब्दुर्रहमान अल मुर्शद और सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर ने दस्तखत किए। मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि मुश्किल सूरत हाल में किरदार अदा करें। माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी दर्जा हरारत में कमी और अहम उमूर पर इत्तेफाक राय हो। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू। तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से अमरीका, चीन और बरतानिया के सफ़रा की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। एतमाद का वोट लेने पर गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के अहकामात वापस ले लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। सियासी मामलात में अदालती मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स। जब हम आटा लेने आते हैं तो इधर लाइनों में लगते हैं और हमें आटा नहीं मिलता। महंगाई इतनी है, ऐसी गरीब आदमी है, धक्के खा रहे हैं आटे के पीछे। ये चक्की का आटा यकीन जाने 3-4 दिनों में इन्होंने 160 कर दिया। पैसे दे के भी चीज लेनी है, फिर भी लाइन में जलील होना है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। पंजाब में मार्केट से आटा गायब। सेल पॉइंट पर सस्ता आटी फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। शहरी ख्वार कोई पुरसाने हाल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी शहरी आटे के लिए रुल गए। मनमर्जी की कीमतों पर सूबाई हुकूमत खामोश। पेशावर में रोटी 30 रुपए की हो गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की इंतजामिया की सरजनिश। अवाम मक्खन नहीं आटा मांग रहे हैं। बताएं 20 किलो का थैला कहां 2400 रुपए में मिल रहा है। चीफ जस्टिस कैसर रशीद का सेक्रेटरी खुराक से इस्तफसार।
सुप्रीम कोर्ट का ऑडिटर जनरल को द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड के रिकॉर्ड का जायजा लेने का हुक्म। स्टेट बैंक के साथ मिलकर डोनर्स और सरमायाकारी के तमाम रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की जाए। डैम फंड की तफसील सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आवेजा है। सरमायाकारी के वक्त फंड्स 10 अरब रुपए थे, जो 26 जनवरी को 17 अरब रुपए हो जाएंगे। चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल। MQM पाकिस्तान के तमाम धड़ों का इंतजाम। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल। हालात की संगीनी का एहसास है, मुश्तरका काविशें रंग लाई हैं। मैंडेट तकसीम करने वालों को मायूसी हुई। बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां ठीक करने का मुतालिबा। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात, तैयारियां जारी। इलेक्शन मुलतवी करने की MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। मकबूजा कश्मीर में अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर मुजाहरे। श्रीनगर में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। जम्मू में इसातिज़ा के एहतजाज का 24वां दिन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। रियासत बिहार के वजीर तालीम चंद्रशेखर का हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ बयान। RSS और दीगर तंजीमें आपे से बाहर। मुख्तलिफ शहरों में पुतले नजर आतिश। चंद्रशेखर की जबान काटने वाले के लिए 10 करोड़ का इनाम रख दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान डोनेट्स्क के मुहाज पर लड़ाई। यूक्रेन को सरहदी कस्बे सोलेदार का कंट्रोल बरकरार रखने में मुश्किल। दोनों मुल्क 40 कैदियों के तबादले पर रजामंद। पोलैंड और लिथुआनिया के सदूर का कीव का दौरा। यूक्रेनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इस्लामी ताउन तंजीम की खुसूसी कमेटी का जद्दा में इजलास। अफगानिस्तान की सूरत हाल और खवातीन को दरपेश मसाइल पर गौर। अफगान अबूरी हुकूमत से लड़कियों की तालीम और खवातीन की मुलाजमत पर पाबंदी से मुतालिक कवानीन पर नजरसानी का मुतालबा। उलमा कराम का वफ्द काबुल भेजने का भी फैसला। वो जिंदगी जो जीने वालों का ख्वाब रही है, जिसे ढूंढती नजर समंदर पार रही है। बहरिया टाउन कराची 2 बहरिया टाउन की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के साथ पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़कर। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर के मौजूदा कर्ज की मुद्दत बढ़ाने और मजीद 1 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है। ये इत्तेफाक़ राय अबू धाबी में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान मुलाकात में हुआ। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदूर वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात हुई। मजीद क्या तफसील है, बताएंगे मोहम्मद नवीद अजहर। अबू ज़हबी में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर के मौजूदा कर्ज की मुद्दत बढ़ाने और पाकिस्तान को मजीद 1 अरब डॉलर देने का भी ऐलान किया। मुलाकात में सरमायाकारी और शराकतदारी को फरोग देने पर भी इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की ग्रां कदर खिदमात को भी सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2 तरफा ताल्लुकात में मुसलसल पेशरफ्त की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात की। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने वज़ीर आज़म का दुबई में खैर मकदम किया और उनकी क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को एक काबिल एतमाद सियासी
اور اقتصادی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور UAE کے تعلقات کو تمام شعبوں میں مزید گہرا کرنے پر بھی زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو ہر سطح پر بڑھانے کے طریقوں پر بات چیت کی۔ انہوں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع اور انہیں ٹھوس شراکت داری میں تبدیل کرنے کے لیے نجی شعبے کے درمیان رابطے کو تیز اور مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ UAE کے وزیر اعظم نے پاکستانی کمیونٹی کی لگن اور محنت کی تعریف کی، جس نے متحدہ عرب امارات کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور UAE کے درمیان تاریخی تعلقات کو سراہا اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو بھی دورہ پاکستان کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں ابوظبی ڈیولپمنٹ ہولڈنگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد حسن السویدی اور انٹرنیشنل ہولڈنگز کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید بصر شعیب اور دیگر شامل تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور حکومت سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفد کو خوراک اور زراعت، ہوابازی، بجلی، متبادل توانائی بشمول شمسی توانائی، مالیاتی خدمات، صحت کی دیکھ بھال، صنعت، لاجسٹکس اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں پاکستان کی جیو اکنامک صلاحیت پر بریفنگ دی گئی۔ ابوظبی ڈیولپمنٹ ہولڈنگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد حسن السویدی نے پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ابوظبی پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ 5 دہائیوں پر محیط پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے قریبی برادرانہ تعلقات مذہبی، تاریخی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ابوظبی پہنچنے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر اقتصادی امور عبداللہ توق المری نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب دونوں ملک اپنے سفارتی تعلقات اور مثالی دوستی کی 51ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ پاکستان UAE کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی روابط کا فروغ چاہتا ہے۔ پاکستانی متحدہ عرب امارات کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ تقریباً 16 لاکھ پاکستانی متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں، جو نہ صرف وہاں کی سماجی و معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں بلکہ پاکستان میں ترسیلات زر کا بھی بڑا ذریعہ ہے۔ سال 2022 کے دوران دونوں ملکوں کا تجارتی حجم 10 ارب 60 کروڑ ڈالر رہا، جو مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب میں متحدہ عرب امارات ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے اور بھرپور انداز میں متاثرین کی مدد کی۔ 70 سے زائد پروازوں کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوایا۔ جنیوا کانفرنس میں بھی متحدہ عرب امارات کا کردار کلیدی رہا۔ دونوں ملک قابل تجدید توانائی کے بڑے منصوبوں کے آغاز کے لیے بھی قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی و تجارتی تعاون کے فروغ کا باعث بنے گا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ابوظبی روانگی سے قبل اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سعودی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان المرشد کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے $1 ارب کی امداد کے اعلان پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سعودی امداد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ تیل مصنوعات کی مد میں پاکستان کو $1 ارب کی مالی اعانت فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں راہیل انصار۔
सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO सुल्तान अब्दुल रहमान अल मुर्शिद और वजारत इक्तिसादी अमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर काजम नियाज ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे की तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मुआहदे का मकसद पाकिस्तान की पायदार मईशत का हसूल है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम के शोबे के लिए माली एयानत का मुआहदा दोनों मुल्कों की लाजवाल दोस्ती का मजहर है। I am here in my second home country, Pakistan, which is the third agreement we have signed in the oil producer for Pakistan. This gives the excellent relation between the Saudi Arabian government and the the government of Pakistan, and inshallah this strong relation will continue, and I hope for Pakistan government and people all the success in their future. वजारत इक्तिसादी अमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि सऊदी इमदाद से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और दरपेश इक्तिसादी चैलेंजों से निपटने में मदद मिलेगी। इस एग्रीमेंट को $1 बिलियन के लिए मज़ीद एक्सटेंड किया है। सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड हमारे साथ मदद कर रहा है, और हमने बहुत से नए एरियाज़ भी आइडेंटिफाई किए जिस पे हम मुस्तकबिल में इकट्ठे काम करें। SFT इससे पहले तवानाई और बुनियादी ढांचे समेत मुख्तलिफ तरक्याती शोबों के 40 से ज्यादा मंसूबों में पाकिस्तान की माली एयानत कर रहा है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए कोशिश कर रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को खुसूसी इंटरव्यू में सदर मुमलिकत ने कहा कि मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी दर्जा हरारत कम और अहम उमूर पर इत्तेफाक हो। उन्होंने कहा कि बतौर सदर पाकिस्तान मेरी आईनी जिम्मेदारी है कि फेडरेशन को इकट्ठा करूं। इस मकसद के लिए वो तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि कोरोना वबा के बाद शुरू होने वाला माशी बहरान, यूक्रेन जंग और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मजीद बढ़ गया। सैलाब ने सूरत हाल को बदतर कर दिया। मौजूदा हुकूमत मुश्किल दौर में माशी बका के लिए पॉलिसियां बना रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मज़ीद $10 करोड़ के अमरीकी ऐलान को सराहा। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा इंटरव्यू से मुतल्लिक सहूलियात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से चीनी सफ़ीर नोंगरोंग ने अलविदाई मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और चीन के माबैन CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से चीन के सफ़ीर की खिदमात को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सुबकदोश होने वाले बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने बरतानिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 90 लाख पाउंड की इजाफी इमदाद के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को आगाह किया कि परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली के 186 अरकान से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। गवर्नर पंजाब के वकील एडवोकेट मंसूर उस्मान ने बेंच को आगाह किया कि एतमाद के वोट के बाद गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के अहकामात वापस ले लिए हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन की वापसी के बाद मामला खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात में अदालती मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता रात पंजाब असम्बली में हेरा फेरी करके एतमाद के वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। पोलिंग एजेंट मुकर्रर न करके पंजाब हुकूमत ने अपनी बदनीयती और बददियानती साबित कर दी है। अपने बयान में हमजा शहबाज ने कहा कि रात के अंधेरे में असम्बली कायद और आइन पर शबखून मारा गया। धोखे से असम्बली कार्रवाई शुरू करके जाली गिनती की गई। बदतरीन धांधली के खिलाफ आइनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। पंजाब में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सूबे भर में आटे, घी और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल तरीन हो गया है। तफसील बता रही हैं वरदा सलीम।
हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है कि वह सूबे की आवाम को मुकर्ररा नरखों पर आटे की फराहमी यकीनी बनाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत इस जिम्मेदारी को निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। पंजाब भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी आटे का बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और शहरी आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आटे के नरखों में इजाफा तो एक परेशानी थी ही, मगर अब आटे की दस्तयाबी एक संगीन मसला बन गया है। आटा लाभ नहीं रहा, महंगाई इतनी है, असी गरीब आदमी धक्के खा रहे हैं आटे के पीछे। कल एक आदमी मर गया लैन गया पर। ये चक्की का आटा यकीन जाने 3-4 दिनों में इन्होंने 160 कर दिया। शहरियों के मुताबिक पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पैसे दे के भी चीज लेनी है, फिर भी लाइन में जलील होना है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। लाहौर में महंगाई की शरह बदस्तूर बरकरार है। आवाम को खुराक की फराहमी जैसे मसाइल से निकालना किसकी जिम्मेदारी है, ये एक सवालिया निशान है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। और नाज़रीन, पंजाब हुकूमत सूबे के दूसरे अजला की तरह फैसलाबाद में भी आटे की फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम हो गई है। शहर में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में न सिर्फ इजाफा हो गया है बल्कि मार्केट से गायब भी है। तफसील बताएंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। पंजाब के दीगर अजला की तरह फैसलाबाद में भी आटे की किल्लत की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये से इसकी कीमत जो है उसको बढ़ाकर 648 रुपये कर दिया गया है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1295 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है। शहरियों को लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद आटा नहीं मिल रहा। आटा नहीं मिल रहा और दिन ब दिन उसका रेट जो है ज़्यादा हो रहा है और लाइन में लग कर भी नहीं मिल रहा। जब हम आटा लेने आते हैं तो इधर लाइनों में लगते हैं और हमें आटा नहीं मिलता, हम बहुत परेशान हैं। आटे की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पंजाब हुकूमत और इंतजामिया मनमानी कीमत पर आटा फरोख्त करने वालों को रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। आटे के सेल पॉइंट्स पर आटा न होने की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आटे के बहरान पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। नौशहरा और इसके नवाही इलाकों में 20 किलो आटे का थैला 3000 से लेकर 3500 रुपये में फरोख्त हो रहा है। तफसील बता रहे हैं फजल नबी। नौशहरा में भी आटे की किल्लत की वजह से कीमतों में इजाफा हो गया है। नौशहरा और उसके नवाही इलाकों में 10 किलोग्राम आटे के तेल की कीमत 800 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए हो चुकी है और 20 किलोग्राम का आटे का तेला 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। चक्की का आटा 8000 रुपए मन में भी दस्तयाब नहीं है। लंबी कतारों में हाथों में पैसे लिए खड़े शहरियों को आटा नहीं मिल रहा। आटे की कीमतें नीचे लाने और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस है। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा सेल्स पॉइंट्स पर सारा दिन लोगों की लंबी कतारें लगी रखती है। शहरों को सरकारी नर पर मिलने वाला आटा दस्तयाब न होने की वजह से अवाम मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आटे के बहरान पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। रुख करेंगे मर्दान के इलाके तख्तबाई का, जहां ताजिरों ने बढ़ती हुई महंगाई पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। महंगाई में आए रोज इजाफे पर तख्तबाई के ताजिर दुकानें बंद करके सूबाई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने मालाकंड रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज में ताजिरों के साथ सियासी और समाजी तंजीमें भी शरीक थी। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुकर्ररीन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लोगों का माशी कत्ल बंद करे वरना एहतजाज जारी रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा खुराक और इंतजामिया ने आटे की कीमतों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने शहर में रोटी की कीमत 30 रुपये होने को मुस्तरद करते हुए इंतजामिया की सरजनिश की। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने कहा कि अवाम मक्खन नहीं आटा मांग रहे हैं। सेक्रेटरी खराक ने बताया कि बाजार में 20 किलो आटे की बोरी 2400 रुपये में दस्तयाब है, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सारी इंतजामिया 1 घंटे तक सेल पॉइंट चेक करके आए हैं कि कहां आटा 2400 रुपये में मिल रहा है। चीफ जस्टिस ने रोटी की कीमत और वजन चेक करने की हिदायत करते हुए 1 हफ्ते में आटे और रोटी की कीमतों पर रिपोर्ट तलब कर ली है। केस की मजीद समाअत 19 जनवरी को होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ISI के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक के घर गए और उनकी अहलिया, बेटे और साहबजादी से ताज़ियत की।
وزیر داخلہ نے شہید کے لیے فاتح خوانی کی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ قوم کے شہداء پاکستان کے بقا اور سلامتی کے ضامن ہیں۔ نوید صادق شہید اور ناصر آباد شہید پر پوری قوم کو فخر ہے۔ وزیر داخلہ نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ نوید صادق نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مثالی خدمات انجام دی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس 16 جنوری کو شام 5 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت طلب کیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس بھی کل صبح 10:30 بجے طلب کیا ہے۔ اجلاس میں قانون سازی سمیت قومی اہمیت کے امور پر غور ہوگا۔ سپریم کورٹ نے آڈیٹر جنرل کو دیامر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈ کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آڈیٹر جنرل کو ہدایت کی کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ڈونرز اور سرمایہ کاری کے تمام ریکارڈز کا جائزہ لیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ ڈیم فنڈ کے عطیات کے حوالے سے تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر آویزاں ہیں۔ سرمایہ کاری کے وقت فنڈز 10 ارب روپے تھے جو 26 جنوری کو 17 ارب روپے ہو جائیں گے۔ عدالتی استفسار پر اسٹیٹ بینک حکام نے بتایا کہ ڈیمز فنڈ جو بھی رقم آتی ہے سرکاری سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کر دی جاتی ہے۔ سیکرٹری پار ڈویژن نے عدالت کو بتایا کہ سرکولر ڈیٹ 2.6 ٹریلین روپے ہے۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان حکومت کو 1 ماہ میں کرشنگ پلانٹس کے لیے جگہ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کوئٹہ سٹون کرشنگ پلانٹس کی منتقلی سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے بلوچستان حکومت پر واضح کیا ہے کہ دیے گئے وقت میں کرشنگ پلانٹس کے لیے جگہ مختص نہ ہونے کی صورت میں چیف سیکرٹری کو پیش ہو کر وجوہات بیان کرنا ہوں گی۔ دوران سماعت بلوچستان کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ڈائریکٹر معدنیات نے کرشرز کے نمائندوں کو پلانٹس کے لیے کوئٹہ کے نزدیک مناسب جگہ دی لیکن وہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ معاملے کی آئندہ سماعت 1 ماہ بعد ہوگی۔ اور سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے روبرو وفاق کے وکیل مختوم علی خان نے موقف اختیار کیا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، کسی کی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر معاملات طے نہیں کیے جا سکتے۔ شیڈول 4 میں سب چیزیں واضح ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ کچھ بھی غیر آئینی ہونے کی صورت میں مداخلت کی جا سکتی ہے۔ مخدوم علی خان آئندہ سماعت پر بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر نے عدالت سے استدعا کی کہ علی ظفر لاہور ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، انہوں نے وہاں پر الیکشن کمیشن کے 7 دسمبر کو نوٹس کو چیلنج کیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ 2 جگہوں پر ایک معاملے کو چیلنج نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہے تو یہ درخواست واپس لے لیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند سینئر رہنما نعیم احمد خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں فسطائی بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کا فوری نوٹس لے، جن کا مقصد مقبوضہ علاقے کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی تعیناتی پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ اپنی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ سری نگر اور جموں میں بھارتی قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیز کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ سینکڑوں ٹرانسپورٹرز نے سری نگر کے ریجنل ٹرانسپورٹ دفتر میں جمع ہو کر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جموں کے علاقے تریکوٹا نگر میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر کے باہر اساتذہ کا احتجاج آج مسلسل 24ویں دن بھی جاری رہا۔ لندن میں برطانوی پارلیمنٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی میں بحث کے دوران تنازع کشمیر توجہ کا مرکز رہا۔ مباحثے کے شرکاء نے انسانی حقوق کے بارے میں مغربی دنیا اور عالمی برادری کے دوہرے معیار پر سوال اٹھائے۔ ممتاز پاکستانی دانشور اور صحافی مشرف زیدی نے شرکاء کو بتایا کہ جموں کشمیر پر بھارتی قبضہ متعدد مسائل کی بنیادی وجہ ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے آزادی اظہار کے دعووں کی ایک بار پھر قلعی کھل گئی۔ بہار کے وزیر تعلیم پروفیسر چندر شیکھر کے ہندو اتحاد پسندوں کے خلاف بیان سے بھارت میں کوہرام مچ گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے پروفیسر چندر شیکھر کو بہار کی کابینہ سے فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایودھیا کے سنت جگت گرو پرمین سچاریا نے چندر شیکھر کی زبان کاٹنے والے کو 10 کروڑ روپے انعام دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ بہار کے وزیر تعلیم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ تلسی داس کی نظموں کے مجموعے رام چرت مانس اور
مانو سمرتی پڑھنے سے معاشرے میں نفرت بڑھ رہی ہے، اقلیتیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ پروفیسر چندر شیکھر کا کہنا تھا کہ حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور شدت پسندی کی تشویشناک صورتحال کی طرف کسی کا دھیان نہیں۔ بھارت کے طول و عرض میں چندر شیکھر کے خلاف انتہا پسند ہندو پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کے پتلے نذر آتش کیے جا رہے ہیں۔ میانمار نے فضائی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے سرحدی علاقے میں متعدد تربیتی کیمپ تباہ کر دیے۔ ان کیمپس میں تقریب کاری کی تربیت دی جاتی تھی۔ بھارت کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر میانمار کی حکومت بھی بڑا ایکشن لینے پر مجبور ہو گئی۔ بھارت کی دہشت گردی کا شکار میانمار نے بھارت کو للکارتے ہوئے سرحدی علاقے میں فضائی کارروائی کی ہے۔ میانمار فضائیہ نے تھانت لانگ کے علاقے میں چین نیشنل آرمی کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ بھارت نے مکتی بانی کی طرز پر میانمار کی سرحد پر تربیتی کیمپ قائم کر رکھے ہیں، جہاں سے میانمار اور دیگر ہمسایہ ملکوں میں تخریب کاری کی جاتی تھی۔ فضائی کارروائی میں چین نیشنل فرنٹ کے کیمپ وکٹوریہ ہیڈ کوارٹرز کی متعدد عمارات کے تباہ ہونے اور متعدد دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ چین نیشنل آرمی نامی سیاسی تنظیم کا مسلح ونگ میانمار میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، جنہیں بھارت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ بھارت میانمار میں دہشت گردوں کو ہتھیار، تربیت و دیگر وسائل فراہم کر رہا ہے۔ میانمار کے فوجی ایکشن سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ بھارت پورے جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا کنٹرول روم ہے۔ پاکستان، افغانستان، سری لنکا سمیت خطے کے دیگر ممالک پہلے ہی بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ ہے۔ بھارت کا آسام، کرناٹک، ناگپور اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی تربیتی کیمپ چلانے کا معاملہ متعدد بار عالمی سطح پر بھی اٹھایا جا چکا ہے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نادرا نے بزرگ شہریوں کے لیے تصدیق سروس متعارف کرا دی ہے۔ نئی سروس کی بدولت بزرگ شہریوں کو بینکس میں بائیو میٹرک تصدیق کے وقت پیش آنے والے مسائل کا یقینی ازالہ ہوگا۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ بزرگ شہریوں کی جانب سے بینکوں میں بائیو میٹرک تصدیق میں مشکلات کی شکایات پر نادرا کا اہم اقدام۔ فنگر پرنٹس اگر نمایاں نہ رہے ہوں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے شناختی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔ نادرا نے نئی سروس کا آغاز کر دیا۔ فنگر پرنٹ بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہے، وہ سب سے سیکیور ہے دنیا میں، لیکن اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے۔ تو اگر آپ کی انگلیوں کے نشان مٹ جاتے ہیں، جو کہ ایک خاص ایج میں آ کے مٹ جاتے ہیں، تو تب تک اس کا آئیڈینٹی کا ایشورنس لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ 60 سال سے عمر کے جو لوگ ہیں، جو سینئر سٹیزن ہیں، ابھی ہم ان کے لیے یہ سروس لے کے جا رہے ہیں۔ چیئرمین نادرا طارق ملک نے بزرگ شہریوں کے لیے شروع کی گئی نئی سروس سے متعلق بریفنگ میں بتایا کہ اب اگر کسی بینک میں بزرگ شہریوں کے فنگر پرنٹ سے شناخت کا عمل مکمل نہ ہو تو سسٹم ان سے 3 ایسے خفیہ سوالات پوچھے گا جس کے جوابات صرف انہیں معلوم ہو۔ درست جوابات ملنے پر بائیو میٹرک تصدیق کے متبادل کے طور پر انہیں قبول کیا جائے گا۔ ہمیشہ سے نادرا نے عوام کی بھلائی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، انسانوں کی بہبود کے لیے نئی سے نئی سکیمیں بنائی، پیش کی اور ان پہ عمل کر دیکھا۔ یہ بڑی دشواری تھی اور اب نادرا نے اس دشواری کو حل کرنے کے لیے ایک سوالوں کا سوال نامہ مرتب کیا ہے، جس سے اس جو ہے دشواری میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ چیئرمین نادرا کے مطابق بزرگ شہریوں کی جانب سے کئی شکایات موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ ملک بھر میں موجود 46 بینکوں میں سے 5 نے اس سروس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ جرمنی پاکستان کو توانائی، گورننس اور موسمیاتی تبدیلی سمیت صحت کے شعبوں کے لیے 28 ملین یورو کی امداد فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر الفریڈ گاناس اور وزارت اقتصادی امور کے سیکرٹری نے 2 معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت 23 ملین یورو کی گرانٹ سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 3 منصوبوں، مقامی گورننس، عمارات کی تعمیر میں توانائی کی بچت کا فروغ اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں مالی اعانت کی جائے گی۔ 5 ملین یورو کی گرانٹ سے شعبہ صحت میں خواتین کے لیے خود روزگار کے منصوبے کو مکمل کیا جائے گا۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کو 15 ماہ میں 86 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے دونوں اداروں کے مابین اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاصم رضوان۔ خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات اور حادثات میں
जल्द अज जल्द रिलीफ और इमदाद की फराहमी के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड और रेस्क्यू 1112 के दरमियान इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत हुए। NDRMF 15 माह में रेस्क्यू 1112 को 86 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फराहम करेगा। प्रोजेक्ट से खैबर पख्तूनख्वा के 2 करोड़ 90 लाख नफूस रेस्क्यू 1112 की इस्तेदाद कार में इजाफे से मुस्तफीद होंगे। NDRMF का जो मैंडेट है वो रिलीफ का मैंडेट नहीं है, हमारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का है। उम्मीद करते हैं कि इससे सूबे की जो डिजास्टर रेजिलियंस कैपेसिटी है और रेस्क्यू सर्विसेज की जो कैपेसिटी है, और हमें पता है कि KPK जो सूबा है वो माउंटेनियस रीजन है और इस किस्म की जो चीज़ें हैं और इस इक्विपमेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत है। रेस्क्यू 112 KPK ऑलरेडी 35 डिस्ट्रिक्ट्स और KPK की जो है वो उसमें ऑपरेशनल हैं और खिदमात फराम कर रही हैं, इंक्लूडिंग मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ है उससे हमारे जो ऑलरेडी ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं थ्रू आउट KPK वो सब स्ट्रेंथन होंगे और हमारा रिस्पांस टाइम है वो भी बहुत अच्छा होगा। मुआहिदे के तहत नार्वे की मुआवनत से मिलने वाली रकम फायर बाइक्स, हैवी ड्यूटी क्रेन्स, बर्फ साफ करने वाली गाड़ियों, ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट, फायर ब्लैंकेट्स और दीगर हाईटेक आलात की फराहमी पर खर्च की जाएगी। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अदालत के सामने पेश हुए। नैब की जानिब से दायर दरखास्तों पर तहरीरी जवाब पेश न किया जा सका। अदालत ने समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा किसी एक शख्स की मर्जी से इलेक्शन नहीं होंगे। असेंबली की मुद्दत अगस्त में पूरी होगी जिसके बाद ही इलेक्शन होंगे। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की काविशों से 10 अरब डॉलर्स जनीवा में इकट्ठे किए गए हैं। ये रकम अवाम की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस केस में पेश हो रहे हैं जो अवाम के मफाद का मंसूबा था। नूरियाबाद पावर प्लांट प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रिक का सबसे सस्ता मंसूबा है। और नाज़रीन, पाक सरज़मीन पार्टी और MQM बहाली ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जम होने का ऐलान किया है। तफसील बताएंगे सैयद जहांगीर अली। MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM ने एक होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद को पूरा करना है। हम सबको इकट्ठा होकर आगे बढ़ने और आवाज बुलंद करने की जो जरूरत थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम सब की ये मुश्तरका कोशिशें और काविशें रंग लाई हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। हमने हमेशा अपनी कौम के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। एक पार्टी जिसकी अभी 4 सालों तक हुक्मरानी रही है, एक ढेले बराबर का काम नहीं किया, लेकिन इस तमाम सियासी सूरत हाल की वजह से कि ये इधर बैठे हैं हम उधर बैठे हैं, वो ये ख्वाब देखने लगे कि इस शहर पे आइंदा नस्लों तक के लिए कब्जा करने की मंसूबाबंदी हो गई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MQM बहाली के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क को मसाइल और बुहरान से निकालने के लिए MQM ही वाहिद हल है। आज एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM पाकिस्तान कायम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए हवा का ताज़ा झोंका है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में MQM के कारकुनान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। बाद में सहाफ़ियों से सवालात और जवाबात का सिलसिला भी हुआ। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सिंध में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए जिला मचियारी में भी तैयारियां जारी हैं। इंतखाबी तैयारियों और इंतजामात के हवाले से देखते हैं इफ्तिखार आदिल की ये रिपोर्ट। सिंध में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में दीगर जिला की तरह मटियारी जिले में भी बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में तैयारियां जारी है। जिले में 4,14,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,20,000 और ख्वातीन वोटर्स की तादाद 1,93,000 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मटियारी जिले में 30 यूनियन काउंसिल, 6 टाउन कमेटी, 1 म्युनिसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की नशस्तों पर पीपल्स पार्टी, GDA और आजाद 1,000 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 38 उम्मीदवारों बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। इसमें 32 उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 4 आजाद, 2 GDA के उम्मीदवार भी शामिल हैं। अब 15 जनवरी को 713 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इंतखाबात के सिलसिले में जिले में कायम किए जाने वाले 345 पोलिंग स्टेशन में 154 हिस्सास और 68 इंतहाई हिस्सास करार दे दी गई हैं। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मटियारी।
सिंध हाई कोर्ट ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कुल्हड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद की। MQM पाकिस्तान ने दरख्वास्त दायर की थी। बल्दियाती इलेक्शन का फैसला जिस कोरम ने किया था वो कोरम मुकम्मल नहीं था और इसकी कानूनी हैसियत नहीं बनती। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इन तमाम उमूर पर पहले फैसले दिए जा चुके हैं और अब इसमें कोई नई बात नहीं है। पार्लिमान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल करने वाले सरकारी मुलाजमीन से इंक्वायरी करके रिकवरी की हिदायत की है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान की सदारत में हुआ, जिसमें तख्फीफ गुर्बत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के माली साल 2019-20 के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने तख्फीफ गुर्बत और BISP के अकाउंट्स में 57 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। ऑडिट हुकाम ने BISP के 19 अरब रुपए सरकारी मुलाजिमीन में तकसीम करने का इंकशाफ करते हुए कहा कि 1,43,000 अफराद में गैर कानूनी तौर पर रकूम तकसीम की गई। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के 2500 अफसर और सरकारी मुलाजिमीन भी कई साल तक रकूम बटोरते रहे। वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की में IT और टेली कम्युनिकेशन का बड़ा अहम किरदार है। पिछले माली साल में IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कराची के इलाके रंगी टाउन में डिजिटल स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सैयद अमीनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स 2.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कूल के क़याम से रंगी टाउन के तालिबात डिजिटल दुनिया से रुशनास होंगी ताकि वो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कराची में नेशनल बुक फाउंडेशन ब्रेल प्रिंटिंग में कंप्यूटराइज्ड कुरान पाक की छपाई का इफ्तिताह किया। नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा मजहर हमीद ने बताया कि पहली मरतबा कुरान हकीम के उर्दू तर्जमे के साथ कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रिंटिंग की जा रही है ताकि बिनाही से महरूम अफराद कुरान पाक की तिलावत के साथ तर्जुमे को भी समझ सकें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मुआशरे के हर तबके को तालीम के हुसूल के लिए आसानियाँ फराहम करें। उन्होंने ब्रेल लाइब्रेरी का भी दौरा किया और वहाँ रखी गई किताबें देखीं। शामिल करेंगे खेलों की खबरें। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ अहम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मुल्क के शिमाली इलाके बर्फबारी की लपेट में हैं। रिजवान आरिफ की रिपोर्ट देखिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलियात में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में बारिश भी मतवक्के है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के दौरान धुंध छाई रहेगी, जबकि बलोचिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मरी और गिलियात में बर्फबारी के बाद शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी है। मशीनों के जरिए सड़क पर केमिकल नमक का छिड़काव करके बर्फ को पिघलाया जा रहा है ताकि इलाके में आने वाले सयाहों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। रेस्क्यू 1122, टूरिज्म और ट्रैफिक पुलिस समेत मुतलका इदारे बर्फबारी के दौरान सयाहों की सहूलियात की फराहमी के लिए तैयार हैं। मानसहरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुगरान में 8, कागान में 4 इंच जबकि नारान में 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहलकार शाहराह कागान और शुगरान रोड से बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। किलात शहर और गिरदोनवा गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और दर्जा हरारत -8 तक गिर गया है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खित्ता पोठवार में बारिश मतवक्के है। इस दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि ज़ियारत में -12 डिग्री सेंटीग्रेड, लय -10, कालात -8, गोपस -7 और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 16, पेशावर 9 और कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की खबरों से इतना ही।
नजर डालेंगे बैनुल अक़वामी खबरों पर और यहाँ आपको बताएं रूस और यूक्रेन के दरमियान डोनेस्टिक के मुहाज पर लड़ाई जारी है। दोनों अतराफ से एक दूसरे को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया गया है। यूक्रेन का कहना है कि सरहदी कस्बे सॉलिदार का कंट्रोल बरकरार रखने के लिए मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन 40 कैदियों के तबादले पर रजामंद हुए हैं। तुर्की की वसातत से अंकारा में दोनों मुल्कों के मुहतसबीन का इजलास हुआ, जिसमें कैदियों की वापसी से मुतल्लिक तरीक़ाकार पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पोलैंड और लिथुआनिया के सदूर ने कीव का दौरा किया और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि हमारी आवाम ने मुश्किलात का सामना किया है, हमारे फौजी अगले महाजों पर बहादुरी से लड़ रहे हैं, अपनी सरजमीन को रूस से खाली कराएंगे। पोलैंड और लिथुआनिया के सदूर ने यूक्रेनी आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगरचे रूस के साथ अलहाक के होने वाले यूक्रेनी इलाकों में सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल हैं कि इन इलाकों में समाजी और माशी तरक्की पर खर्च कर सकें। मॉस्को में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने तमाम अहदाफ को यकीनी बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक ने इजलास को बताया कि मगरबी पाबंदियों और कीमतों में इजाफे के बावजूद रूसी बरामद कुनिंदगान को कोई मुश्किल दरपेश नहीं। फरवरी तक के मुआहदे फाइनल हो चुके हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई और लॉजिस्टिक सेक्टर में मंसूबे शुरू करने पर भी तबादला ख्याल किया। इस्लामी ताउन तंजीम की कमेटी का इजलास जद्दा में हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर गौर किया गया। इजलास में अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि लड़कियों की तालीम और ख़वातीन की गैर सरकारी तंजीमों में मुलाजमत पर पाबंदी से मुतल्लिक कवानीन पर नजरसानी की जाए। ये फैसला भी हुआ कि इस मामले पर उलमाए कराम का वफ़द काबुल भेजा जाएगा। इजलास में आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया गया कि अफगान अवाम को दरपेश माशी मसाइल को हल करने में मदद करे। ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ मार्च में होने वाली वनडे क्रिकेट सीरीज से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान के लिए रूस के नुमाइंदा खुसूसी ज़मीर काबूफ ने अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान समेत इलाकाई सूरत हाल, इक़्तिसादी ताउन और रूस से तेल, गैस और गंदम की दरामद पर तबादला ख्याल किया। अफगान वज़ारत ख़ारिजा के नायब तर्जुमान के मुताबिक मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान रूस के साथ तिजारत के फ़रोग़ का ख़्वाहां है। उन्होंने रूस से दरख्वास्त की कि अफगानिस्तान के लिए कस्टम ड्यूटी में खुसूसी रियायत दी जाए। नुमाइंदा खुसूसी ज़मीर काबलोफ ने कहा कि रूस अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहता है और उनके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वस्ती एशिया और रूस के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।